हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। इंपॉर्टेंट सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, चल ही रहा है, देख ही रहे और पूछा भी गया, पेपर उठा लो कोई भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। नया शिफ्ट है 19 का फर्स्ट शिफ्ट है, वो सेकेंड शिफ्ट है या फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे और पहला क्वेश्चन है कि फ्रंट इफेक्ट में ट्रांसमिशन लाइन के अभिग्राही छोर मतलब रिसीविंग पॉइंट पर सेंडिंग एयर की तुलना में वोल्टता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमको पता है कि सर फ्रंट इफेक्ट तो पहला ये इफेक्ट होता है जो नो लोड या फिर लाइट लोड की कंडीशन में होता है। ठीक है, नो लोड और अधिकांश क्या होता है लाइट लोड, यानी जब हल्का लोड कनेक्ट होता है तब उस केस में होता है। और उस केस में क्या होता है, हमारी सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज होती है रिसीविंग एंड की वोल्टेज की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होता ही होता है। तो अगर हम 210 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट में या फिर रिसीविंग एंड पे 200 वोल्ट मिलना चाहिए, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, 210 वोल्ट दे रहे हैं तो 212 वोल्ट या 213 वोल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, दया वाली हालत है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं सर, परंट इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है सर, बढ़ती है, क्या होती है सर, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला, कौन सा डिजिटल गेट गुणक प्रचलन पर निष्पादित होता है। गुणक मतलब मल्टीपल फैक्टर पे फॉलो होता है। जैसे हम करते ही हैं ए इंटू बी करते हैं, यही करते हैं ना, दो इनपुट है तो ए इंटू बी करते हैं और ये किसके बराबर हो जाता है, आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन यही होता है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है ए डॉट बी, ये किसका होता है, तो बोलोगे सर ये एंड गेट का होता है। और एंड गेट हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट होता है, इसको याद रखना है। तो गुणज पे यही काम करता है हमारा। जब तक कोई दोनों इनपुट 1 नहीं होगा आउटपुट कभी भी 1 नहीं आता है। ठीक है, जब कोई भी एक इनपुट लो है या फिर दोनों इनपुट 0 है तो हमेशा 0 हो जाएगा। और जब कोई इनपुट में से जब तक दोनों इनपुट के जो टर्मिनल है हाई नहीं होंगे आउटपुट कभी भी हाई नहीं मिलता है एंड गेट में। तो ऐसे करके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि मूविंग कॉइल डायनेमोमीटर टाइप में किस प्रकार के डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, मूविंग कॉइल है, हम लिखवाए थे एक ट्रिक है PGIT। पी से परमानेंट मैग्नेट, PMMC जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल होता है तो उसमें एडी करंट। गैल्वेनोमीटर टाइप होता है तो उसमें एडी करंट। इंडक्शन टाइप होता है तो उसमें एडी करंट, या फिर थर्मल टाइप होता है तो उसमें एडी करंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, मूविंग कॉइल तो है मगर परमानेंट नहीं है, डायनेमोमीटर टाइप है, तो इसमें क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है। अच्छा, ये जो बताएं इनके अलावा जितने भी होते हैं सब में एयर फ्रिक्शन का प्रयोग होता है। केवल एक में जो होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन का प्रयोग होता है, और वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इसके अलावा सभी एडी करंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। मूविंग आयरन हो या जितने भी हों सभी क्या होते हैं हमारे वही होते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन यानी घर्षण मंदन हो जाएगा, हवा घर्षण, वायु घर्षण। अगला देखो, आइडेंटिफाई द सोर्स। ठीक है, क्या करना है, सोर्स को पहचानो, कौन सा सोर्स है। अच्छा, नीचे दिया गया था तो कुछ इस प्रकार से बना होगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ना, देखो कुछ इस प्रकार से बना होगा, वो ध्यान से देखना, ऐसे बना रहा होगा, प्लस माइनस लगा दिया होगा, ऐसे कर दिया हो गया और यहाँ पे ऐसे करके IX लिख दिया हो गया। तो ध्यान से देखना, ये तो है प्लस माइनस दिया नहीं, वोल्टेज सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। ये वोल्टेज सोर्स है मगर किस पे डिपेंड हो रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना रहा होगा। ठीक है, डायग्राम नहीं दिया मगर क्वेश्चन के हिसाब से यही डायग्राम रहा होगा आंसर के हिसाब से। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ डबल केज मोटर ओवर सिंगल केज मोटर। ठीक है, डबल केज का एडवांटेज क्या रहा होगा सिंगल केज की तुलना में। ठीक है, तो याद रखना। और डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, पहली कहानी, सिंगल केज की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो डबल केज की तुलना में कम होती है। क्या होती है, डबल केज की तुलना में कम होती है, पहली कहानी। तो लो करंट क्या होगा, तो डबल केज में अगर स्टार्टिंग टॉर्क अधिक है तो करंट क्या हो गया, डबल केज में कम होता है। ठीक है, क्योंकि जब डबल केज प्रयोग करते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस रोटर की बढ़ जाती है जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। ठीक है, मगर
स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो डबल केज की अच्छी होती है और इसकी नहीं, ठीक है। तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग टॉर्क दिया होता है तो भी क्या हो जाता है हमारा एक तरीके से एडवांटेज हो जाता है किसका, हमारे डबल केज रोटर का, ठीक है। अब ये देखो डबल केज हो चाहे सिंगल केज हो, इन सब की तुलना में सबसे बेटर कौन सा होता है, स्लिप रिंग, ठीक है। किसकी तुलना में, स्टार्टिंग टॉर्क की तुलना में। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ठीक है। डबल केज रोटर के डबल केज सिंगल केज छोड़ो, फिलहाल ये देखो स्लिप रिंग की तुलना में जो हमारा एफिशिएंसी होती है वो भी किसकी अच्छी होती है, स्क्वायरल केज की होती है। पावर स्पीड फैक्टर किसकी उच्च होती है, तो स्क्वायरल केज की ही होती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें याद रखना इससे रिलेटेड स्क्वायरल केज से, क्योंकि मोटर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, द रेट विच द कैपेसिटी ऑफ बैटरी बिल्ट अप इज नोन एज, मतलब द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज बिल्ट अप इज नोन एज, मतलब जो ये हमारी कैपेसिटी जो बनती है वो किसके हिसाब से बनती है, तो सही हमारी बनती है सी रेट के हिसाब से, ठीक है। सी रेट के हिसाब से बनती है। जैसे 120 एम्पियर आवर होता है, ठीक है, तो कितने एम्पियर में चार्ज को पूरा डिस्चार्ज कर देगा उसके हिसाब से होती है, तो सी रेट के हिसाब से होता है, ठीक है। सी रेट से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल हेल्पर में भर भर के पूछे गए थे। चलो अगला देखते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है, डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है। देखो डीसी शंट जनरेटर जो हमेशा होता है वो होता है सेल्फ एक्साइटेड। कैसा होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड भी होती है, मगर जो सेपरेटली एक्साइटेड होती है वो अधिकतर कौन सी होती है, सीरीज मोटर होती है, ठीक है। जिसमें फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग सभी क्या होता है आपस में सीरीज में लगी होती है। तो यहाँ पे जो लिखा है शंट जनरेटर कैसा होता है, तो थोड़ा अधिकतर सेल्फ एक्साइटेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ सेल्फ एक्साइटेड होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो सर उसमें सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सेल्फ द्वारा क्या होता है, एक्साइट होता है। तो लोड करंट को ही प्रयोग करके वो क्या होता है, एक्साइट होता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना शंट जनरेटर, और कांस्टेंट वोल्टेज देता है ये तो पता ही है शंट जनरेटर। चलो अगला देखते हैं। एक बीजीटी को एक प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करना है तो किस क्षेत्र में कार्य करेगा, यानी एक बीजीटी है, बीजीटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, या फिर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी जो भी हो, दोनों के कारण क्या होता है इसमें करंट फ्लो होती है, इसलिए इसे बाईपोलर बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, या फिर होल से इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी या मेजॉरिटी हो, दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए इसको बाईपोलर बोलते हैं, ठीक है। तो बोला बीजीटी एम्पलीफायर के रूप में कब प्रयोग करेगा, तो हमको पता है, देखो याद रखना, एक होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन और एक होता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ठीक है। तो जब ये भी फॉरवर्ड जब होता है तो हमारा कैसा काम करता है, तो ये हमारा क्लोज स्विच की तरह काम करता है, ठीक है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। जब एक रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड हो जाए तो सर ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब एक फॉरवर्ड एक रिवर्स हो जाए तो सर ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और जब दोनों रिवर्स हो जाते हैं तो सर ये हमारा ओपन स्विच की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन पे काम करता है, क्योंकि जब एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स होता है तो हमारा एक्टिव रीजन में चला आता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के रूप में काम करने लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। और यही ये CFL है जिसने हमको 100 वाट के सूर्या बल्ब या फिर फिलिप्स वाली बल्ब का लोड से छुटकारा दिलाया था, जो कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज खाती थी। और हल्के से वेरिएशन में क्या होता था, हल्के से वेरिएशन मतलब हल्के से वोल्टेज कम ज़्यादा होती तो प्रकाश पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, तो उससे छुटकारा दिलाया, ठीक है। CFL होता है LED क्या होता है, हल्का फुल्का वोल्टेज कम ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रभाव नहीं था, और LED तो एकदम ही प्रभाव नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइटनिंग डिजाइन गणना के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। लाइटनिंग डिजाइनिंग गणना के लिए क्या आवश्यक नहीं है, अच्छा देखते हैं। उस क्षेत्र का मापन जहाँ प्रकाश उत्पादन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बड़ा सा हॉल है और तुम एक 5 वाट के LED लगाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे कम से कम 15-20 वाट के LED चाहिए, एक बड़ा सा हॉल है, तो ये तो ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, लैंप की मैन्युफैक्चरर डाटा शीट कितनी वोट पे है, कितनी रेटिंग है, क्योंकि तुमको रेटिंग वोटिंग नहीं पता होगा तो तुम कैसे काम करोगे, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश की क्षेत्र आवश्यकता अध्ययन होनी चाहिए। कृत्रिम मतलब जो हम लाइटिंग करें, बल्ब हमारी कृत्रिम प्रकाश है ना, तो जो आर्टिफिशियल लाइटिंग करते हैं
उसकी क्षेत्र आवश्यकता कितनी ये पता होना चाहिए। अच्छा, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों या व्यक्तियों का भार। उस क्षेत्र, अब हॉल में तुमको लाइटनिंग करनी है तो उसमें 50 लोग काम करें चाहे 2 लोग काम करें, उससे क्या मतलब है तुमको। ठीक है, तुमको जो प्रकाश करना है, जहाँ पे करना है, जितना एरिया, उससे मैटर होना चाहिए ना। तो ये तो एकदम ही कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसलिए 3 सही हो जाएगा। हालांकि गलत है मगर यही सही हो जाएगा। अगला देखो, हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है। हैलोजन लैंप मतलब ये 500 से 800 तो तुम्हारा ये हो जाता है, इनकैंडेसेंट लैंप हो जाता है। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप रहती है तुम्हारी, जो कौन सी, कार्बन वाली। इसको याद रखना, अधिकतर पूछी जाती है, कार्बन वाली होती है। टेम्परेचर पूछता है कार्बन वाली की, तो जो 2000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, इसमें कार्यकारी तापमान होता है। तो जो हैलोजन लैंप जो तुम शादी विवाह में पहले लगते थे, पीले वाली लाइट, अब तो एलईडी यहाँ पे भी हो गई, 100 वाट वाली, 50 वाट, 200 वाली एलईडी लगती है। पहले हैलोजन बल्ब लगती थी। ठीक है, तो कितने घंटे तक काम करती थी, मुश्किल से 2000 से 3500। और एलईडी आ गई तो तुम्हारी 40,000 घंटे, 50,000 घंटे ऐसे काम करती है। ठीक है, तो 2000 से 3500 घंटे होती है। देखो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बाबू, और क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है 2.1 वोल्ट से कितना हो जाता है, 1.8 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़ा जाता है, 4 ओम का जोड़ा जाता है। तो पूछा है कि करंट कितना फ्लो होगा उसमें से। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो सर करंट यही फ्लो होगा कि 2.1 से कितना हो जा रहा है, 1.8, यानी वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे कितने का हो रहा है, तो सर वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 वोल्ट का हो रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना, 0.3 वोल्ट का हो रहा है। तो यहाँ से निकालते हैं, देखो पहले 2.1 है, 1.4 रहता है, यानी ड्रॉप कितने का हुआ हमारा, तो ड्रॉप हो गया 1.8 में, 2.1 में से 1.8 घटाते हैं, कितना आएगा, 0.3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है, कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है तुमको। तुमको पता है कि 18, ये 3 है, तो 3 आई बराबर V/R 0.3 अपॉन 4 ओम। तो 0.3 अपॉन जब 4 ओम करेंगे तो हमारे ये निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.45 एम्पियर। ठीक है, 0.45 एम्पियर निकल के आएगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ 8 पोल एंड ऑपरेट एट 20% स्लिप, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। यही पूछा है, यानी क्या है, चल रहा है वीडियो ना, हाँ, सही है, कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 हर्ट्ज है, 8 पोल है और 20% स्लिप पर वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20% स्लिप है तो इसका वैल्यू निकाली तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, यही होगा ना, 0.2%, 0.2 स्लिप है हमारा। अच्छा, रोटर फ्रिक्वेंसी निकालना है तो एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्लिप कितना हो जाएगा हमारा, 20/100 गुणे 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उड़ा देते हैं 2 बार में, इसको उड़ा देते हैं 10 बार में, कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोटर फ्रिक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज हो जाएंगी, 10 हर्ट्ज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई सिंबल ला होगा, यहाँ पे सिंबल नॉट अवेलेबल है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर निकालना है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होता है किसमें, सिंक्रोनस मोटर में। तो 3 तरीके होते हैं, एक होता है पोसियन मेथड, जिसको जीरो पावर फैक्टर मेथड कहते हैं और ये सबसे बेस्ट होता है। एक होता है हमारा ईएमएफ मेथड, ठीक है, एक होता है एमएमएफ मेथड। याद रखना, ईएमएफ सबसे बेकार होता है क्योंकि जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे अधिक दिखाता है, और एमएमएफ ज़्यादा ही कम दिखा देता है, जितना होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप उससे कम वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, और पोसियर जो होता है लगभग उतना दिखाता है। तो ईएमएफ ज़्यादा दिखाता है इसलिए इसको पेसिमिस्टिक कहते हैं, एमएमएफ कम दिखाता है इसलिए ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं इसको। ठीक है, आशावादी निराशावादी होता है। ठीक है, एक होता है जीरो पावर फैक्टर जिसको पोसियर मेथड कहते हैं, तो हम पोसियर मेथड का प्रयोग करते हैं।
और सबसे अधिक किसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अति खिंचाव युक्त केबल यानी सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है? यानी सुपर टेंशन की बात किया है तो याद रखना, देखो लो टेंशन हमारी होती है 1 kV, हाई टेंशन होती है हमारी 11 kV। ठीक है, और जो हमारी सुपर टेंशन होती है वो हमारी होती है 33 kV। फिर यहाँ पे जब एक्स्ट्रा हाई टेंशन लगा देते हैं तो हो जाती है 66 kV 66 kV। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन लगाते हैं तो हो जाती है 132 kV, और एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन लगाते हैं तो 132 kV से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 33। सही है, चलो अगला देखते हैं। इंसुलेटर के प्रतिरोध पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ये जब ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे थे तो इसमें 3 चीज़ बताए थे। एक होता है NTC, एक होता है PTC, एक होता है ZTC। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब प्रतिरोध बढ़ाओ तापमान घटेगा। PTC मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ZTC मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पे? प्रतिरोध पे। सही है, तो जब ZTC की बात करते हैं तो मैग्नीन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मैग्नीन जो कि स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने में काम करते हैं। PTC की बात करते हैं जितने भी धातु चालक हो जाते हैं उसकी बात करते हैं। और जब NTC में आते हैं तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वैद्युत अपघट्य, सबको किस में रखा जाता है? हम इसमें रखते हैं, किसमें? NTC में रखते हैं। तो इंसुलेटर हमारा क्या होता है? NTC होता है, यानी आप तापमान में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मोरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल द मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, आर्मोरिंग कैसे करते हैं? पहले तो आर्मोरिंग का काम क्या होता है? सर आर्मोरिंग का काम होता है हमारा केबल को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए आर्मोरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये सर इसमें स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं और कभी कभी स्टील टेप आता है तो स्टील टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें तो क्या होता है? सिम्बस लेयर अधिक पूछता है, यानी आर्मोरिंग किसके किसके बीच में होता है? तो सर बेडिंग के तो ऊपर होता है मगर सर्विंग के नीचे होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द कॉमन नेम ऑफ कंट्रोल सर्किट यूज टू ड्राइव लैंप। ठीक है, ड्राइव लैंप को कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या होता है? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन नहीं। अधिकतर जो हम लोग ये प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बैलेस्ट रेसिस्टेंस जानते हो क्या होता है? बैलेस्ट रेसिस्टेंस जब ट्रांसफार्मर बोल रहे, जब हम ट्यूबलाइट को AC से चलता है कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे तो उसको DC से भी चला सकते हैं, मगर हमारी दक्षता कितनी हो जाएगी? 80% कम हो जाएगी। तो उस ट्यूबलाइट को DC पे चलाने के लिए हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बैलेस्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, केबल में अंतर आवरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, केबल में क्या होता है ना, देखो याद रखना, ग्रेडिंग करते हैं केबल की। ठीक है, क्योंकि जब केबल में प्रत्येक लेयर होते हैं और सबका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अलग अलग होता है। हमको पता है कि सर कंडक्टर पे सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है और चालक पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबको समान रूप से बांटोगे तो रेटिंग और अच्छी हो जाएगी ना, वोल्टेज और ज़्यादा चल सकता है केबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग 2 प्रकार से होती है, एक कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है और एक इंटरशीथ ग्रेडिंग होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं? हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो इंटरशीथ ग्रेडिंग होती है, सेम लेवल के क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस वाले मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो करते क्या? उससे समान प्रतिबल विवरण करते हैं कि सब पर क्या हो जाए? समान स्ट्रेस पहुंच जाए, क्योंकि सब पर स्ट्रेस क्या होता है? कम ज़्यादा होगा। तो जब समान स्ट्रेस होगा तो इससे आसानी रहती है। ठीक है, जिसको याद रखना, समान प्रतिबल करते हैं। Which of the following is not the parameter of the power circuit of a wind turbine? पावर कर्व ऑफ विंड टर्बाइन। अच्छा, विंड टर्बाइन का क्या बनता है? कर्व बनता है एक तरीके से, जिसको क्या बोलते हैं?
एक डायग्राम बनता है वेक्टर या फिर ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखो पावर मीटर में कभी भी थर्मल का उपयोग होता ही नहीं है, ठीक है, थर्मल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो किसका नहीं बनता है, तो थर्मल का नहीं बनता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंकैंडेसेंट लैंप ग्लास इन्वेलप में क्या सम्मिलित होता है, ठीक है, क्या सम्मिलित होता है, मतलब सिंपल भाषा में ये पूछना चाह रहा है कि इंकैंडेसेंट लैंप में क्या होता है। तो याद रखना, देखो पहले क्या होता था, कार्बन फिलामेंट प्रयोग होता था और वैक्यूम भरी जाती थी, मतलब कोई भी निर्वात रखा जाता था। तो उसमें क्या होता था, जब कार्बन पिघलती थी तो बल्ब हमारा काला हो जाता था, ठीक है। उसकी कार्यकारी तापमान कितनी होती थी, 2000 डिग्री सेल्सियस, और घंटे की बात करें तो 7 से 750 घंटे काम करता था, ठीक है। फिर आया हमारा क्या, टंगस्टन फिलामेंट आया। तो टंगस्टन फिलामेंट आया, मगर उसमें भी हम क्या किए, उसमें गैस नहीं भरे, ठीक है। तो उसका कार्यकारी तापमान 50 से 100 घंटे तो बढ़ गए, मगर फिर वही कहानी 2000 डिग्री सेल्सियस पर ही चलती थी। फिर आया हमारा क्या बोलते हैं, टंगस्टन फिलामेंट और गैस वाले आए, जिसमें गैस भी भरी जाती है, टंगस्टन फिलामेंट तो हाई है। दूसरे तापमान क्या हो गया, गैस भरने से लगभग 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस हो गया। घंटे बढ़कर कितने हो गए, 1000 से 1200 हो गए, ठीक है, तो एडवांटेज हो गया। तो कौन सी गैस भरी जाती थी तीसरे वाले में, तो सर आर्गन भर दो चाहे नाइट्रोजन भर दो, ठीक है, आर्गन या नाइट्रोजन, ये सब कभी भी क्रिया नहीं करते, ठीक है ना, जिसको याद रखना। सारे विवरण बाबू देते हुए चल रहे हैं हर एक क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन या सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी मशीन में यांत्रिक दृष्टिकारी को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, डीसी मशीन में मैकेनिकल रेक्टिफायर को केवल एक ही नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं सर, कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर। और ये डीसी मशीन में लगा होता है, याद रखना। तो सर कम्यूटेटर का काम क्या होता है, सर कम्यूटेटर का काम होता है एसी से डीसी में बदलना जब जनरेटर हो, और डीसी से एसी में बदलना जब मोटर हो, ठीक है। बना किसका होता है सर, ये हार्ड ड्रॉन कापर का बना होता है, ठीक है। इसके बीच में पत्ती पत्ती की इंसुलेशन भरी जाती है, जो क्या होती है, माइका का इंसुलेशन भरा जाता है, ठीक है, माइका का इंसुलेशन भरा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम होता है। चलो अगला देखते हैं। फिर इसमें देखो डायग्राम नहीं दिया, ये सब डायग्राम वाले हैं जी, या फिर हो सकता है कुछ सर्किट बनाया सॉल्व करने के लिए, तो है भाई, कुछ करना नहीं है। चलो अगला देखते हैं क्या बोला है कि जब एक पीएमएमसी उपकरण के टर्मिनल पर विभवांतर 75 मिली वोल्ट है और ये 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है, तो 50 एम्पियर के कुल संगत स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसको निकाले। अच्छा, जब ये कितना था, 75 था तो 25 मिली एम्पियर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे आर निकाल देते हैं, ठीक है, कि 25 मिली एम्पियर पे जब माप रहा था तो इसका जो इसका उपकरण का कितना प्रतिरोध है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, V/I। तो 75/25 कर देते हैं, तो 75 अगर 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। कितना है आर का मान, 3 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब हमको पता है कि अब क्या होता है, जो शंटिंग प्रतिरोध निकालते हैं क्या होता है, RM/M-1। M क्या होता है, फुल स्क्रीन डिफ्लेक्शन कितना है सर, ये 50 एम्पियर का है। मापना कितना है, 25 एम्पियर मापना था, अरे सर 50 एम्पियर मापना है, पहले कितना था, 25 मिली एम्पियर था, तो 25 इसको रहने देते हैं, और ये मिली एम्पियर है ना, इसको कर देते हैं कितना, 1000 कर देते हैं, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 25 मिली था तो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, कितना आ गया, 2 मिली ओम आ गया। कोई दिक्कत है नहीं सर जी, कितना आया, 2 मिली ओम आ गया, ठीक है। सॉरी, एम की वैल्यू कितनी आई, 2 मिली आई, ठीक है। अब देखो देखते हैं अब क्या होगा आगे, 2 मिली आ गया, तो आर एम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, तो आर एम की वैल्यू हमारी आ रही थी 3, एम की वैल्यू कितनी थी सर, 2 आ रहे थे, 2 मिली, ठीक है, यही थी ना 2, हाँ सर 2 थी, ठीक है। इसको 2 लिखते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 करने पे 2 मिली आ गया, इसको जब उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और मिली तो चल ही रहा था, तो मिली ओम हो जाएगा, यानी 1.5 मिली ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो बाबू आई होप ये समझ में आ गया। देखो इसका फॉर्मूला अधिक पूछता है, तो याद रखना, आर एस बराबर RM
अपॉन m-1। m क्या होगा 50/25, जिस पे मापना होगा उसको ऊपर, जो मापा गया था उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और rm की वैल्यू r बराबर v/i करोगे तो निकल जाएगा, v इसको मान लेना, i इसको, तो निकल जाएगा। इस पर रख देना, तुम्हारी वैल्यू निकल के चली जाएगी 1.5 जैसा कि निकल के आया, ठीक है। तो आई होप बाबू सेशन पसंद आए, और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।